युवा आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है संघवाद। फेडरलिज्म। ये एक ऐसा टॉपिक है जो विभिन्न परीक्षाओं में जरूर पूछा जाता है। प्री के लिए तो महत्वपूर्ण है ही है, मुख्य परीक्षा के लिए भी ये अत्यंत उपयोगी है। अगर हम आईएएस के प्रश्न पत्र की बात करें तो शायद ही ऐसा कोई वर्ष होगा जिस वर्ष संघवाद से जोड़ करके प्रश्न ना पूछे जाते हों। अभी 2023 आईएएस की मुख्य परीक्षा की बात करें तो द्वितीय प्रश्न पत्र में संघवाद से एक प्रश्न आया था जो जीएसटी को संघवाद से जोड़ करके पूछा गया था। इसी प्रकार एमपी, यूपी, राजस्थान, बिहार, झारखंड, लगभग सभी स्टेट पीसीएस में इससे प्रश्न जरूर बनते हैं। प्री में तो बनते ही बनते हैं, साथ ही मुख्य परीक्षा में भी जरूर बनते हैं। तो ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम देखते हैं कि इस टॉपिक को पढ़ने के लिए हम एक रूपरेखा तैयार कर लेते हैं, फिर उसी के हिसाब से आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे प्रमुख शब्दावली कि इस चैप्टर से रिलेटेड जो जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं उसको देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि भारत के लिए संघवाद आवश्यक क्यों है। इसके बाद हम देखेंगे कि संघवाद की विशेषताएं क्या क्या हैं, फीचर्स क्या हैं। इसके बाद हम देखेंगे संघवाद की प्रकृति क्या है। इसके बाद एकात्मक संघवाद। फिर देखेंगे हम कि संघवाद से जुड़े हुए कौन कौन से मुद्दे हैं। और आखिरी में हम देखेंगे केंद्र राज्य संबंध। अब हम देखते हैं कि प्रमुख शब्दावली। सबसे पहले इसमें हम देखेंगे कि शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत क्या है। इसके बाद राजनीतिक व्यवस्था, और फिर संघवाद। संघवाद क्या है। अब देखिए शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत, सेपरेशन ऑफ पावर्स क्या है। देखिए पृथक्करण का तो मतलब आप लोग जानते ही होंगे कि नाम से ही पता चलता है, पृथक्करण यानी तोड़ना। सामान्यतः हम देखें कि तो सरकार के तीन काम हैं। सरकार तीन स्तंभों पर खड़ी है। पहला है उसका काम विधायन, दूसरा है कार्यकारिता, और तीसरा है निर्णयन। विधायन से तात्पर्य है विधियों, नियमों, अधिनियमों का निर्माण करना। कार्यकारिता से तात्पर्य है कि उन विधियों, नियमों को लागू करना। और न्याय निर्णयन से तात्पर्य है कि उन विधियों के उल्लंघन होने पर दंड का प्रावधान करना। विधियों का निर्माण, विधि है, अधिनियम है, विधियों का प्रवर्तन।
और उल्लंघन होने पर दंड। सरकार मुख्यतः 3 पिलर पर खड़ी होती है। सामान्यतः लोग ये मान लेते हैं कि सरकार का मतलब होता है लोकसभा या राज्य विधानमंडल, मतलब संसदीय व्यवस्था को मान लेते हैं, या राज्य विधानमंडल को। नहीं, सरकार, गवर्नमेंट का मतलब होता है गवर्नेंस, जो गवर्न करे। यानी इसको 3 भाग में डिवाइड किया जाता है। तो एक है विधायन, कार्यकारिता और न्याय निर्णयन। और जब हम सरकार के इन अंगों को अलग अलग कर देते हैं तो यही क्या कहलाता है? पृथक्करण का सिद्धांत। शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत। अब प्रश्न ये उठता है कि ये आवश्यक क्यों है? एक बहुत बड़े विचारक थे मॉन्टेस्क्यू, और मॉन्टेस्क्यू ने ये कहा कि अगर शक्तियां किसी एक में केंद्रित हो जाएंगी, अगर शक्तियां क्या हो, ये तीनों एक ही जगह पे जाकर के केंद्रित हो जाएं, तो क्या होगा कि वो व्यक्ति तानाशाह हो जाएगा और अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करेगा। तो इसी दुरुपयोग से बचने के लिए शक्तियों के पृथक्करण की आवश्यकता है, और उन्होंने इसके लिए स्वतंत्रता का तर्क दिया कि जहां पर भी तानाशाही होगी वहां पर व्यक्ति की स्वतंत्रता खत्म हो जाती है। तो स्वतंत्रता के संरक्षण का तर्क मॉन्टेस्क्यू ने दिया। कुछ और विचारकों का मानना है कि इससे कार्य दक्षता प्रभावित होती है। अगर सारी शक्तियां एक ही जगह हो जाएगी, एक ही व्यक्ति वो काम करेगा, तो कार्य कुशलता नहीं आएगी। और अगर यही हम क्या करें, अलग अलग कर दें, तो वो अपने अपनी शाखाओं में क्या होंगे, आगे जाके पारंगत होंगे, और इससे क्या है, एफिशिएंसी लगातार बढ़ती चली जाएगी। तीसरा तर्क लोकतांत्रिक विमर्श के लिए दिया जाता है। यानी कहने का मतलब है कि जब ये शाखाएं क्या होंगी, कभी ना कभी आपस में बातचीत करेंगी, तो एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ये बहुत आवश्यक है। यानी कहने का मतलब ये है कि मॉन्टेस्क्यू, ये नाम याद रखना है, क्या दिया? स्वतंत्रता के संरक्षण का तर्क दिया। दूसरा मैंने बताया कि कार्यता को बढ़ाने के लिए। और तीसरा लोकतांत्रिक विमर्श के लिए। आवश्यक क्यों? शक्ति का पृथक्करण आवश्यक क्यों है? मुख्यतः ये 3 कारण हैं जिसके लिए क्या है, शक्ति का पृथक्करण अनिवार्य है। अब हम अगर भारतीय मॉडल को देखें, क्या भारत में शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत को अपनाया गया है? तो जी बिल्कुल, बिल्कुल अपनाया गया है। अब अगर हम विश्व की सभी राजनीतिक व्यवस्थाओं को देखें तो विश्व में अधिकांश देशों ने क्या किया है, बाह्य पृथक्करण किया है। लेकिन भारत एक ऐसा देश है जिसने बाह्य पृथक्करण के साथ साथ आंतरिक पृथक्करण को भी स्वीकार किया है। भारतीय मॉडल पर बात करते हैं। भारतीय मॉडल क्या करता है, बाह्य पृथक्करण के साथ साथ आंतरिक पृथक्करण को भी स्वीकार करता है। अगर आप अनुच्छेद 50 को देखें तो वो स्पष्ट रूप से कहता है कि कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण। कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण। और भारत का मॉडल, जैसा कि मैंने कहा, एक अद्भुत और अनूठा मॉडल है जो बाह्य के साथ साथ आंतरिक पृथक्करण को भी स्वीकार करता है। तो मैंने पहले कहा कि सरकार के 3 अंग हैं। पहला है विधायिका, और विधायिका का निर्माण किससे होता है, आपके संसद से होता है।
और राज्य विधानमंडल से। अनुच्छेद 79 को आप देखिए तो भारतीय संसद, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति 3 अंगों से मिलकर के बनती है। इसी प्रकार अगर हम राज्य विधानमंडल को देखें तो अनुच्छेद 168 ये भी 3 अंगों से मिलकर के बनी है। किससे? विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। यानी विधायिका में आप स्पष्ट आंतरिक पृथक्करण देख रहे हैं। संसद के 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। इसी प्रकार राज्य विधानमंडल के 3 अंग हैं, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। विधायिका के बाद आता है कार्यपालिका। कार्यपालिका में आप देखेंगे कि अनुच्छेद 148 कैग का प्रावधान करता है, 280 फाइनेंस कमीशन की बात करता है और इसी प्रकार 324 क्या करता है? इलेक्शन कमीशन की बात करता है। और ऐसे ही बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं जिनसे क्या किया जाता है? कार्यपालिका को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जाता है। यानी कहने का मतलब है कि हमने कार्यपालिका को भी अलग अलग अंगों में क्या है? तोड़ा हुआ है, जो अपने स्थान पर पूरी तरीके से स्वतंत्र है। कैग का अपना काम है, फाइनेंस कमीशन का अपना काम है, इलेक्शन कमीशन का अपना काम है। और इसी प्रकार न्यायपालिका, न्यायपालिका में क्या है? कॉलेजियम व्यवस्था है। कॉलेजियम व्यवस्था है जो क्या है? CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 वरिष्ठतम जज, 4 वरिष्ठ न्यायाधीशों से मिलकर के क्या बनती है? एक कॉलेजियम व्यवस्था बनती है जो न्यायाधीशों की नियुक्ति, स्थानांतरण आदि पर निर्णय लेती है। यानी यहाँ पर हम स्पष्ट देख सकते हैं कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के अंदर भी पृथक्करण किया गया है। अब यहाँ हम कुछ 1-2 प्रश्न पर विचार कर लेते हैं। IS 2015 IS 2015 में एक प्रश्न पूछा गया था कि न्यायिक सक्रियता और न्यायिक समीक्षा क्या शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत का उल्लंघन करते हैं, क्योंकि ये बार बार कार्यपालिका और विधायिका में इंटरफेयर करते हैं। समीक्षा कीजिए। यानी कहने का मतलब है कि आप देखेंगे जुडिशियल रिव्यू का मतलब है कि संसद ने कोई कानून बनाया और वो कानून क्या करता है? आपके मूल अधिकारों को न्यून करता है या फिर उनका उल्लंघन करता है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट उसके जुडिशियल रिव्यू करती है, और जब उसकी जुडिशियल रिव्यू करती है तो उस कानून को सेट असाइड कर देती है, हटा देती है। और अब ऐसा कई बार आ रहा है कि न्यायिक सक्रियता लगातार बढ़ती चली जा रही है। अभी आपने सुना होगा 2017 या 16 की बात है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व कानून मंत्री अरुण जेटली जी ने कहा था कि न्यायपालिका विधायिका में जिस प्रकार से हस्तक्षेप कर रही है ये लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। और इसी से जोड़ करके IS 2015 में ये प्रश्न पूछ चुका है कि क्या न्यायिक सक्रियता और न्यायिक समीक्षा से न्यायपालिका विधायिका और कार्यपालिका पर लगातार दबाव डाल रही है, क्या ये शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत का उल्लंघन नहीं है। इसी प्रकार 2013 में MPPCS ने प्रश्न पूछा था कि शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत क्या है। एक इस शक्ति के पृथक्करण को लेकर के प्रश्नों की एक लंबी लिस्ट है
जो आपको एक प्रिंट से आप लोगों को प्रोवाइड करवा दी जाएगी। इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं सबों को एक सीक्वेंस में लिख करके कि इस टॉपिक से कितने कितने प्रश्न आए हैं, आईएएस में कितने आए हैं, स्टेट पीसीएस में कितने आए हैं, सब और किस वर्ष आए हैं, इसका एक प्रिंट आउट आप लोगों को मिल जाएगा। क्योंकि इतने सारे प्रश्न हैं कि सारे प्रश्नों को लिखना संभव नहीं है। अब हम अपने अगले पर आते हैं, राजनीतिक व्यवस्था। पूरे विश्व में राजनीतिक व्यवस्था तीन तरीके की है। एक है एकात्मक, दूसरी है संघात्मक और तीसरी है परिसंघात्मक। एकात्मक से तात्पर्य है जब शक्ति का एक केंद्र हो, यानी शक्तियों का विभाजन ना हो। संघात्मक व्यवस्था जब शक्ति दो केंद्रों में विभाजित हो। शक्ति के दो केंद्र हों, एग्जाम्पल भारत, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एसेट्रा। और परिसंघात्मक जब शक्ति के बहुत सारे केंद्र हों, अनेक केंद्र हों, जैसे यूएई, यूरोपियन यूनियन। यहां पर क्या है, शक्तियों के एक से अधिक केंद्र हैं। एक बार फिर से समझ लेते हैं। एकात्मक व्यवस्था जब शक्ति का एक केंद्र हो, संघात्मक व्यवस्था जब शक्ति के दो केंद्र हों, और परिसंघात्मक व्यवस्था जब शक्ति के दो से अधिक केंद्र हों। अब हम अपने मेन मुद्दे पे आते हैं, संघवाद। एक ऐसी संस्थागत प्रणाली जो केंद्र और राज्य दो स्तर पर राजनीतिक व्यवस्था को स्वीकार करती है, संघवाद कहलाती है। सौजन्य से एनसीईआरटी, एनसीईआरटी में यही परिभाषा दी गई है। जब आप 11th एनसीईआरटी राजनीतिक सिद्धांत और व्यवहार में एक चैप्टर है संघवाद, उसको आप देखते हैं तो उसमें परिभाषा दी गई है, और सबसे अच्छी परिभाषा है कि एक संस्थागत प्रणाली, संस्थागत प्रणाली जो दो राजनीतिक व्यवस्थाओं को स्वीकार करती हो। राजनीतिक व्यवस्था भी हमने पीछे देख लिया है, एक केंद्र स्तर पर और दूसरा राज्य स्तर पर। इसी को हम क्या कह देते हैं, संघवाद कहते हैं, फेडरलिज्म कहते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि संघवाद भारतीय परिवेश में आवश्यक क्यों है। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि आवश्यक क्यों। देखिए, अगर भारत में आप देखें तो विविधता बहुत है और चार प्रकार की विविधताएं पाई जाती हैं। पहला है धर्म, दूसरा है जाति, तीसरा है क्षेत्र और चौथा है भाषा। ये विविधताएं अलगाव में ना परिवर्तित हो जाएं, ये विविधताएं अलगाव में ना परिवर्तित हो जाएं। देखिए, जहां पर मान लीजिए एक भाषा के लोग रहते हों और धीरे धीरे क्या करते हैं कि वो अपने एक राज्य की मांग करने लग जाते हैं। राज्य की मांग तक तो ठीक है, आगे जाकर के वो क्या करें, एक देश की मांग ना करने लगे। आप अभी देखिए कि अगर हम वर्तमान की राजनीतिक व्यवस्था पर बात करें, पंजाब में देखिए खालिस्तानी अपने धर्म और भाषा के आधार पर एक नए देश की मांग कर रहे हैं। हमने 1947 में
धर्म के आधार पर बंटवारे की विभीषिका को देख लिया था। तो हमारे संविधान विशेषज्ञ इस चीज को जानते थे कि अगर संघवाद को नहीं अपनाया गया तो ये जो 4 तरीके की विविधताएं हैं ये बहुत जल्दी अलगाव में परिवर्तित हो जाएंगी। आप देखिए, आजादी के तुरंत बाद श्री राम लल्लू ने एक आमरण अनशन किया कि तेलुगुओं के लिए एक अलग राज्य की मांग की, और उनको जो है क्या है, आंध्र प्रदेश, उनकी मृत्यु के बाद आंध्र प्रदेश एक राज्य बना। अगर उस राज्य की व्यवस्था ना होती तो फिर क्या होता कि वो एक देश की मांग करते कि हमें तेलुगुओं के लिए एक अलग देश चाहिए। तो इसलिए क्या है कि इस विविधता को बनाए रखने के लिए, ये विविधता अलगाव में परिवर्तित ना हो जाए, इसलिए संघवाद आवश्यक है। और जहां जहां क्या है संघवाद बहुत ज्यादा जटिल हो गया, वहां वहां क्या है वो देश का विघटन हुआ। अगर आप एनसीईआरटी देखें तो उन्होंने लिखा कि पूर्व सोवियत रूस का विघटन का एक कारण ये भी था, कजाकों ने अपने लिए जो है कजाकिस्तान की मांग की, तो ऐसे करके पूर्व सोवियत रूस टूटा। वेस्ट इंडीज क्या हुआ कि जब एक समूह था और संघवाद उनका क्या था कि बहुत शिथिल था, तो एक समय वो टूटे लेकिन बाद में फिर एक हुए। तो संघवाद को क्या करना था कि ना तो बहुत अधिक हमें जटिल बनाना था, ना ही इतना ज्यादा शिथिल बनाना था कि राज्य अलग हो जाए। तो इसलिए जो है संघवाद को स्वीकार किया गया। दूसरा क्या है कि हमारे यहाँ विषमताएं भी बहुत हैं। विषमता की बात करें तो हमें आर्थिक विषमता देखने को मिलती है। दूसरा जो है हमें निरक्षरता देखने को मिलती है, निर्धनता देखने को मिलती है आदि। ऐसे बहुत ज्यादा विषमताएं हैं जो देखने को हमें मिलती हैं, और इनके विकास के लिए, इन विषमताओं को दूर करने के लिए हमको क्या है, राज्यों का सहयोग आवश्यक है, यानी केंद्र और राज्य के मध्य समन्वय आवश्यक है। तो इस समन्वय को संघवाद से ही लाया जा सकता है। इसलिए क्या है कि संघवाद को भारत के संविधान ने स्वीकार किया। अब अगला हम देखते हैं कि संघवाद की विशेषताएं क्या है, भारतीय संघवाद की विशेषताएं। सबसे पहली क्या करेंगे, हम इसकी परिभाषा से ही इसकी विशेषता निकालेंगे। वो क्या है, राजनीतिक व्यवस्था। ऐसी राजनीतिक व्यवस्था है 2 स्तर पर, केंद्र और राज्य। भारत की राजनीतिक व्यवस्था को 2 भागों में बांटा गया है, केंद्र स्तर पर और राज्य स्तर पर। और इसका वर्णन शक्तियों का विभाजन क्या है, 7वीं अनुसूची में किया गया है। शक्तियों का विभाजन किया गया है। दूसरा, लिखित संविधान। भारत का संविधान एक लिखित संविधान है और विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। जहां पर भी आप देखेंगे कि संघात्मक व्यवस्था को अपनाया गया है, वहां पर लिखित संविधान है। और लिखित संविधान होने का फायदा यह है कि यहां पर क्या होता है, संविधान सर्वोच्च होता है। और संविधान सर्वोच्च होता है और संविधान में एक एक पॉइंट से डिस्क्राइब किया गया है। जैसे अनुच्छेद 245 और 246। 245 क्षेत्र मूलक विभाजन की बात करता है। अभी बता रहा हूं क्षेत्र मूलक विभाजन क्या है। और 246 क्या करता है, विषय मूलक। विभाजन की बात करता है। क्षेत्र मूलक विभाजन का मतलब है कि राज्य सरकारें
अपने राज्य के लिए विधि का निर्माण कर सकती हैं, जबकि संसद पूरे भारत के लिए विधि निर्माण कर सकती हैं। अनुच्छेद 245 यानी दोनों के क्षेत्रों को बता दिया गया है। ऐसे ही विषय मूलक में ये कहा गया है कि जो 7वीं अनुसूची है उसमें संविधान के विषयों को बताया गया है और उस विषय में कौन कानून बनाएगा इसकी बात की गई है। आप देखेंगे वहां 3 सूची मिलती है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो उस सूची से ये बात पता चल जाती है कि कौन उस विषय पे कानून बनाने की शक्ति रखता है। अगला है दोहरी पहचान। अगर हम देखें तो 2 तरीके की पहचान हमको मिलती है, एक केंद्र यानी राष्ट्र पर और एक राज्य पर। एनसीईआरटी ने इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया है, जिसमें एक झारखंड का लड़का कहता है मैं भारत का रहने वाला हूं और मैं झारखंडी भी हूं। यानी वो अपनी पहचान क्या बता रहा है कि मैं भारत का रहने वाला हूं लेकिन मैं झारखंडी भी हूं, यानी झारखंड का भी रहने वाला हूं। तो एक पहचान उसने अपने देश के लिए बताई और दूसरी पहचान उसने अपने राज्य के लिए बताई। अब अगर कभी आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए कि भारत कौन कौन से संघवाद को स्वीकार करता है, भारत भाषाई संघवाद को स्वीकार करता है, भारत क्षेत्रीय संघवाद को स्वीकार करता है, लेकिन भारत कभी भी दोहरी नागरिकता को स्वीकार नहीं करता है। यानी आप ये कह सकते हैं कि मैं हिंदी भाषी हूं, आप ये कह सकते हैं कि मैं तमिल बोलता हूं, मैं तेलुगु बोलता हूं, लेकिन कभी भी दोहरी नागरिकता स्वीकार नहीं होगी। यानी आप अगर यूएसए में देखेंगे तो वहां पे दोहरी नागरिकता है। दोहरी नागरिकता से मतलब यह है कि एक तो उनके राष्ट्र की नागरिकता है ही है, दूसरी नागरिकता उनके स्टेट की भी है। टेक्सास का रहने वाला व्यक्ति की 2 नागरिकता है, एक तो टेक्सास की है और दूसरी क्या है, उसकी यूएसए की नागरिकता है। लेकिन भारत क्षेत्रीय, भाषाई आदि दोहरी पहचान को स्वीकार करता है लेकिन दोहरी नागरिकता को नहीं। और इस पर जो प्रश्न पूछे गए हैं तो ये याद रखिए कि पहचान तो है लेकिन नागरिकता नहीं है। अगला है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। संघवाद को बनाए रखने में न्यायपालिका ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। राज्यों ने या केंद्र राज्य संबंधों में तनाव समय समय पर हुए हैं। अभी आप देखिए कल छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में क्या हुई, वोटिंग हुई। दिसंबर फर्स्ट वीक में रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आने के बाद क्या करेंगे, सब अपने अपने विधायकों को क्या करेंगे, एक बस में बैठाएंगे और ऐसी जगह ले जाएंगे जहां पर उनकी सरकारें हैं। इसी को रिजॉल्ट कल्चर या कैटल डेमोक्रेसी कहा गया। इन दोनों शब्दों पर फिर से ध्यान दीजिएगा, कैटल डेमोक्रेसी और रिजॉल्ट कल्चर, रिजॉल्ट संस्कृति। ये क्या है, लोकतंत्र के लिए सही है या नहीं, ये भी एक अलग विचार विमर्श का प्रश्न है। तो न्यायपालिका ने क्या किया, जैसे अब मान लीजिए किसी के भी विधायकों की संख्या कम हुई और वो दूसरे की संख्या ज्यादा है, लेकिन राज्यपाल क्या है, केंद्र का है, और वो क्या कर रहा है कि टेस्टिंग फ्लोर पे नहीं करवा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर कहा कि जो शक्ति परीक्षण होगा वो क्या होगा, विधानसभा के अंदर होगा। बहुत विशेष परिस्थितियों में क्या करवाया जा सकता है कि कोर्ट द्वारा किसी नामित व्यक्ति के समक्ष भी कराया जा सकता है। यानी केंद्र और राज्य के मध्य और भी ऐसे टकराव देखने को मिले, लेकिन न्यायपालिका ने क्या किया, उन टकरावों को क्या किया, दूर किया। अब आप कल्पना करिए कि अगर न्यायपालिका न होती तो क्या हमारे देश में केंद्र राज्य संबंध लगातार बिगड़ते रहते या ऐसे ही चलता रहता। आने वाले समय में ये प्रश्न आईएएस में जरूर पूछा जाएगा, क्योंकि जिस हिसाब से आज के समय में पश्चिमी बंगाल है, पंजाब है, अभी हमने देखा कर्नाटक ने क्या किया कि केंद्र और राज्य संबंधों में क्या है, बहुत ज्यादा तनाव देखने को मिला। तो
तो इन तनावों जैसे जैसे बढ़ेगा और वैसे वैसे क्या है कि ये बॉइलिंग इश्यूज में रहेंगे, और जब भी कोई बॉइलिंग इश्यूज में रहते हैं कोई टॉपिक, तो वो सिविल परीक्षाओं में जरूर पूछे जाते हैं। मैं जब भी क्लास लेता हूं और अपने अधिकतर कक्षाओं में बच्चों से एक बात जरूर कहता हूं, क से कलेक्टर भी होता है और क से क्लर्क भी होता है। दोनों संविधान को पढ़ते हैं। फर्क क्या है? दोनों के अप्रोच का है। क्लर्क की तैयारी करने वाला भी अनुच्छेदों को रटता है, लेकिन उसका अप्रोच करंट से जोड़ करके नहीं होता, या अप्रोच को बहुत आगे तक नहीं ले जा पाता। लेकिन एक सिविल सर्वेंट बनने के लिए आपको अपना अप्रोच बढ़ाना पड़ेगा, तभी कलेक्टर की तैयारी इतनी आसान नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? अपने अप्रोच को बढ़ाना पड़ेगा। तो इस प्रश्न को एक बार लिखिएगा कि न्यायपालिका भारतीय संघवाद के संरक्षक के रूप में उभर रही है, आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। अगला है समन्वय संस्थाएं। एक बहुत बड़े विद्वान हैं MP सिंह। उन्होंने कहा कि भारत में संघवाद इसलिए लगातार सफल हो रहा है कि भारत ने समन्वय संस्थाएं बनाई हुई हैं। जैसे आप देखिए, GST है, एम्स GST काउंसिल, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है, NHAI है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। यानी देखिए, जैसे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है, वो क्या करती है कि पूरे भारत में जितने भी मेडिकल कॉलेज है उनको रेगुलेट करती है। NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये क्या करती है कि हाईवे को बनाने रख रखाव का काम है। तो हाईवे बनेगा कैसे? आपकी स्टेट से, तो सेंटर और स्टेट के बीच संबंध बनते रहते हैं। ऐसे ही आप देखिएगा 280 अभी मैंने बताया, फाइनेंस कमीशन हो गया। ये आदि क्या है कि जो भी समन्वय संस्थाएं हैं, ये समन्वय संस्थाएं क्या करती है? केंद्र राज्य संबंध को लगातार मजबूत करती चली आ रही हैं। अब हम देखते हैं प्रकृति, भारतीय संघवाद की प्रकृति क्या है? व्हाट इज द नेचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म? इस पर पीटी के प्रश्न बनने की संभावना बहुत प्रबल है, और एक दो बार बन भी चुकी है। अभी मैं प्रश्न को आपको बताऊंगा। केसी व्हीलर साहब ने इसे अर्ध संघात्मक संघवाद कहा। उन्होंने कहा जो भारतीय संघवाद है ये अर्ध संघात्मक है। इसमें एकात्मक संघवाद है जिसमें कुछ उपयोगी संघात्मक व्यवस्था को स्वीकार किया गया है, और ये संघात्मक व्यवस्था है जिसमें कुछ एकात्मक संघवाद को स्वीकार किया गया है। यानी इन शॉर्ट बात करें तो उन्होंने इसे क्वासी फेडरलिज्म कहा है। ये अर्ध संघात्मक शासन व्यवस्था है। इसके बाद डी बसु ने इसे सशक्त केंद्र के साथ संघवाद कहा है, एकात्मक झुकाव वाला संघवाद। उन्होंने कहा कि भारत में सरकारें और केंद्र सरकार एक दूसरे से स्वतंत्र है, लेकिन केंद्र सरकार ज्यादा शक्तिशाली है। यानी जो संघवाद का पलड़ा है वो केंद्र की ओर झुका हुआ है। ऑस्टिन ने सहकारी संघवाद कहा। उन्होंने कहा भारतीय संघवाद सहकारी संघवाद है, यानी सह अस्तित्व पर आधारित है। यहां केंद्र सशक्त है लेकिन राज्य भी क्या है? मजबूत है। यानी दोनों के मध्य एक अच्छा समन्वय है। इसके बाद विलियम लिकर,
इन्होंने भारतीय संघवाद को सौदेबाजी संघवाद कहा और कहा कि बुद्धिमान नेताओं और अधिकारियों ने सेना रखने और कर आरोपित करने के लिए संघवाद को स्वीकार किया है। भारत ने क्या किया कि देखिए, जिस समय हम स्वतंत्र हुए, हमारा संघवाद उसी समय से लागू हो गया और उस समय विलियम साहब ने कहा कि सेना को रखने के लिए उन्होंने क्या किया कि पाकिस्तान के आक्रमण का भय दिखाया, जिससे वो क्या कर सके, एक सेना रख सके, और राज्यों को सेना रखने से मना कर दिया। उन्होंने कर आरोपित करने के लिए बात कही। उन्होंने कहा कि बहुत सारे ऐसे खर्चे थे जो उन्होंने राज्यों पर लाद दिए, और ये सब करने के लिए उन्होंने क्या किया, एक बुद्धिमत्ता पूर्ण कार्य किया, और इसको उन्होंने नाम दिया सौदेबाजी संघवाद। इसके बाद एमपी सिंह ने असम्मित संघवाद कहा। अब सबसे पहले हम समझ लेते हैं सम्मित और असम्मित क्या होता है। सिमेट्रिकल मतलब होता है किसी को भी दो बराबर भागों में बांटना। जैसे ये त्रिभुज है, अगर इसको मैं ऐसे बांट दूं तो ये क्या है कि सममित नहीं है। जब इसको हम ऐसे बांटेंगे तो ये क्या है, सिमेट्रिकल है। या मैं कहूं ये एक आदमी है और जब इसको बिल्कुल बराबर से ऐसे बांटा जाए, ये क्या है कि सिमेट्रिकल है, दोनों में बिल्कुल बराबर से डिवाइड किया गया है। लेकिन अगर इसको ऐसे बांटा जाए तो ये हो सकता है एरिया बराबर हो जाए, लेकिन ये क्या हो जाएगा, असिमेट्रिकल हो जाएगा। यानी मेरे कहने का मतलब आप समझ रहे होंगे कि अगर ऐसे बांटा गया तो एक ही तरफ दो पांव चले गए, लेकिन जब ऐसे बांटा गया तो सबको एक एक पांव, एक एक हाथ, एक एक आंख क्या है, मिला। तो जब बिल्कुल बराबर से बांटा जाए उसको हम क्या कह देते हैं, सिमेट्रिक, और जब अलग अलग बांटा जाए उसको हम क्या कह देते हैं, असिमेट्रिक। सम्मित संघवाद का उदाहरण है आपका यूएसए, जहां पर क्या है, सभी राज्यों को बराबर की शक्ति प्रदान की गई है, बराबर की शक्ति दी गई है। यानी यूएसए में आप देखेंगे 50 स्टेट हैं, तो 50 की शक्ति क्या है, बिल्कुल से ही बराबर है। यानी उन्होंने ना तो क्षेत्र को लिया कि किसका एरिया ज्यादा है, किसका एरिया कम है, ना ही उन्होंने क्या किया, जनसंख्या को लिया कि किसकी जनसंख्या ज्यादा है, किसकी जनसंख्या कम है। उन्होंने सबको बराबर का दर्जा दिया। लेकिन भारत में एमपी सिंह ने कहा कि ऐसा नहीं है, भारतीय संघवाद असम्मित संघवाद है, और इसके उन्होंने 4 उदाहरण दिए। एमपी सिंह के इस चारों उदाहरणों को मुख्य परीक्षा में पूछा गया है। सबसे पहले उन्होंने कहा अंतरराज्यीय संघवाद। यानी उन्होंने कहा कि सभी राज्यों को बराबर का दर्जा है ही नहीं है, कुछ राज्यों को क्या है, विशेष दर्जा है। जैसे आप देखेंगे पूर्वोत्तर के राज्यों को, नागालैंड है, मिजोरम है, इनकी अलग। आप यहां जाकर के आप क्या करते हैं, लैंड वगैरह नहीं परचेज कर सकते हैं। जबकि अगर आप एमपी चले जाएं, हरियाणा चले जाएं, या कोई उत्तर प्रदेश में आता है तो वो क्या कर सकता है, लैंड परचेज कर सकता है। ऐसे ही बहुत सारे क्या है कि आप नॉर्थ ईस्ट में जाकर के काम नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा राज्यों के बीच विभेद है। जैसे उदाहरण में उन्होंने क्या दिया, नागालैंड, मिजोरम, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। दूसरा उन्होंने बताया अंतरराज्यीय। उन्होंने कहा राज्यों के भीतर भी क्या है कि विभाजन किया गया है। जैसे आप महाराष्ट्र को देखिए, और महाराष्ट्र को जब आप देखते हैं तो यहां पर आप विदर्भ को देखिए, आप मराठवाड़ा को देखिए,
अभी आपने देखा होगा कि मराठवाड़ा में आरक्षण को लेकर के जो है बहुत ज्यादा उपद्रव हुआ था। ऐसी तरह विदर्भ के किसान लगातार क्या करते हैं, मांग करते रहते हैं। तो महाराष्ट्र सरकार ने क्या किया, इन दोनों क्षेत्र के लिए स्पेशल प्रोविजन किया हुआ है। इसी प्रकार अगर आप गुजरात को देखें तो गुजरात में आपको क्या दिखेगा, कच्छ और सौराष्ट्र दोनों स्थानों पर क्या है, आपको गुजरात के अन्य जगहों से यहाँ की स्थिति अलग है। सरकार ने इनके लिए क्या है, कुछ स्पेशल प्रोविजन किए हैं। तीसरा उन्होंने जो है अंतः इकाई बताई और इसमें बताया केंद्र शासित प्रदेश। आप देखिए उत्तर प्रदेश की स्थिति और पुदुचेरी की स्थिति में आपको स्पष्ट अंतर दिखेगा। आपको जम्मू कश्मीर जो अभी केंद्र शासित राज्य बना है, लद्दाख बना है, इससे आपको क्या है, मध्य प्रदेश की स्थिति में स्पष्ट अंतर दिखेगा। यानी कहने का मतलब यह है कि केंद्र शासित प्रदेश और अन्य प्रदेशों में क्या है, स्पष्ट रूप से अंतर देखने को मिलता है। और सबसे आखिरी में उन्होंने कहा क्षेत्रीय संघवाद। यानी आप देखिए उत्तर प्रदेश में अगर आप देखेंगे 31 राज्यसभा की सीटें हैं, जबकि आप सिक्किम, मिजोरम, मणिपुर, ऐसे स्टेटों में कितनी संख्या है इनकी, एक है। तो आपको अंतर स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि यहां पर क्या है कि राज्यों के अंदर भी क्या है, विभाजन किया गया है। सारे राज्यों को बराबर का दर्जा नहीं दिया गया है। अब एक प्रश्न मुख्य परीक्षा में आया था कि भारतीय संघवाद केंद्र की ओर झुका हुआ है, समझाइए, या एकात्मक संघवाद की विशेषता। जैसा कि आपको मैंने पहले ही बताया कि डीडी बसु साहब ने इस चीज को बता दिया था कि भारतीय संविधान क्या है कि केंद्र की ओर झुका हुआ है। अब यहां पर देखेंगे कि क्यों झुका हुआ है, इसका विश्लेषण करते हैं। सबसे पहली बात है, अगर हम भौगोलिक स्थिति देखें, अनुच्छेद 3 नए राज्यों का निर्माण, उनके क्षेत्र में परिवर्तन, सीमा में परिवर्तन और नाम में परिवर्तन, इसका अधिकार किसको देता है, संसद को देता है। संसद यानी सरकार। तो यहां क्या है, राज्यों की शक्ति क्या है, खत्म हो जाती है कि किसी भी राज्य को तोड़ देना, यानी उसको विभाजन कर देना, उसकी सीमा में परिवर्तन कर देना, उसके क्षेत्रफल को कम कर देना या बढ़ा देना, उसके नाम में परिवर्तन कर देना, ये सारा विशेषाधिकार किसके पास है, संसद के पास है, यानी केंद्र के पास है। दूसरा, विधायन में अगर हम देखें तो क्या है कि अगर हम संघ सूची पर बात करें तो संघ सूची में हमेशा से ही विषय अधिक रहे हैं। राज्यों की अपेक्षा संघ सूची में विषय अधिक हैं। अगर आप देखें
248 अवशिष्ट शक्तियां किसके पास है? केंद्र सरकार के पास है। अनुच्छेद 251 कहता है कि अगर किसी विषय पर केंद्र और राज्य दोनों ने विधि का निर्माण किया है तो केंद्र द्वारा बनाई गई विधि को वरीयता दी जाएगी। यानी केंद्र व राज्य क्या करें? एक विषय पर कानून बनाए, एक ही विषय पर कानून बनाए तो मान्य कौन होगा? मान्य होगा केंद्र द्वारा जो कानून बनाया गया है, मान्यता उसी को दी जाएगी। चौथा है अनुच्छेद 200, केंद्र को राज्य की विधायिका में हस्तक्षेप करने का अधिकार मिलता है। अनुच्छेद 200 क्या करता है कि केंद्र को राज्य की विधायिका में हस्तक्षेप का अधिकार प्रदान करता है। पांचवा, 4 ऐसे विषय हैं जिन पर केंद्र सरकार राज्य सूची पर भी विधि निर्माण कर सकती है। यूपीपीसीएस ने मुख्य परीक्षा में इस प्रश्न को पूछा है। 4 ऐसी परिस्थितियां हैं, 4 परिस्थितियां जिन पर राज्य सूची पर केंद्र क्या कर सकता है? विधि निर्माण कर सकता है। वो 4 कौन कौन सी हैं? 249, 250, 252, 253। आप इस चैप्टर को देख रहे होंगे कि इससे आपके अनुच्छेद भी क्या है? तैयार होते चले जा रहे हैं, जो प्री के लिए इंपॉर्टेंट है। 249 क्या कहती है? राज्यसभा के संकल्प के बाद राज्यसभा के संकल्प से क्या हो सकता है कि राज्य सूची पर भी विधि निर्माण किया जा सकता है। 250 कहता है आपातकालीन उपबंध। आपातकाल में क्या किया जा सकता है कि राज्य सूची पर केंद्र विधि निर्माण कर सकती है। 252 कहता है 2 या अधिक राज्यों की इच्छा से, अगर 2 या 2 से अधिक राज्यों ने अपनी सहमति दी है तो उस विषय पर भी क्या है? केंद्र अपने विधि निर्माण कर सकता है। और अंतरराष्ट्रीय संधियों के प्रवर्तन में, अंतरराष्ट्रीय संधियों के का अगर प्रवर्तन किया जाना है तो केंद्र सरकार राज्य सूची के किसी भी विषय पे कानून बना सकती है। इसे आप एक उदाहरण से समझिए कि बांग्लादेश और पश्चिमी बंगाल की बॉर्डर पर बहुत सारी विसंगति थी और केंद्र सरकार ने क्या किया कि बहुत सारी लैंड बांग्लादेश को दे दी अपनी बाउंड्री सीधी करने के लिए, जिस पर तत्कालीन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बहुत विरोध जताया। लेकिन क्या हुआ कि चूंकि वो अंतरराष्ट्रीय एक संधि थी तो इसलिए क्या है, उनको इसे मानना पड़ा। अगला है आपातकालीन व्यवस्था। देखिए 352, 356 और 360 ये राष्ट्रीय आपात कहते हैं। इसको हम राज्यों में आपात कहते हैं और इसे हम वित्तीय आपात कहते हैं।
ये तीनों क्या है, केंद्र सरकार की स्पेशल पावर हैं, जिनका प्रयोग करके क्या है, राज्य, ऐसी कोई शक्ति राज्य सरकार के पास नहीं है। अगला है प्रशासनिक। अगर हम प्रशासनिक व्यवस्था की बात करें तो आप देखें, अखिल भारतीय सेवाओं में भर्ती करने का अधिकार, नियुक्तियां करने का अधिकार, उनके नियम बनाने का अधिकार, ये सारे अधिकार केंद्र सरकार के पास हैं। राज्य सरकारें सिर्फ ऐसे अधिकारियों का जनपति स्थानांतरण यानी उनका ट्रांसफर कर सकती हैं या उनका निलंबन कर सकती है, सस्पेंड कर सकती है। बर्खास्त करने का अधिकार किसके पास है? केंद्र सरकार के पास है। यानी अगर हम देखें तो केंद्र सरकार क्या करती है, भर्ती संबंधी नियम बना सकती है, ठीक है, और उनका कैडर का निर्धारण भी कौन करता है? केंद्र सरकार करती है। इस तरीके का काम कौन करता है? केंद्र सरकार। राज्य सरकारें क्या है, उनका जनपति हस्तांतरण करती है, निलंबन कर सकती हैं, लेकिन बर्खास्त करने का राइट, टर्मिनेट करने का राइट केंद्र सरकार के पास है। तो आप देख रहे हैं यहां केंद्र ज्यादा शक्तिशाली है। और आखिरी है राजस्व व्यवस्था। कर लगाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास ज्यादा है। राज्य क्या है, अनुदान पर केंद्र पर निर्भर है। और इसी प्रकार ऋण लेना है राज्यों को विदेशों से, तो उसके लिए क्या है, केंद्र की अनुमति चाहिए। और खान खनन उद्योग पर क्या है, केंद्र का प्रभुत्व है। हालांकि राज्य सरकारों को इसकी लॉयल्टी मिलती है। अब आप समझ लीजिए, जैसे आप देखिए झारखंड एक बीमारू राज्य में आता है, जबकि कोयले का अभूतपूर्व भंडार है, लेकिन कोयले के खनन का राइट किसके पास है? केंद्र सरकार के पास है। उनको केवल क्या मिलती है? उसकी लॉयल्टी मिलती है। ऐसे ही उड़ीसा में देख लीजिए, बहुत सारे मिनरल्स ऐसे हैं जो उड़ीसा से निकाले जाते हैं, लेकिन उड़ीसा भी क्या है, एक बीमारू राज्य में आता है। तो केंद्र सरकार क्या करती है? उनको लॉयल्टी देती है। इसीलिए ये क्या है, लगातार ये मांग कर रहे हैं कि हमारी लॉयल्टी को बढ़ाई जाए। तो अगर इस तरीके का प्रश्न आए तो आप देखेंगे कि इसमें हमको क्या क्या लिखना है। कि एकात्मक संघवाद की विशेषताओं में आपको भौगोलिक स्थिति बतानी है, विधायन में बतानी है कि क्या क्या कौन कौन से वो अनुच्छेद हैं जो केंद्र की तरफ झुके हुए हैं। इसके बाद वो 4 परिस्थितियां जिन पर क्या है, केंद्र राज्य सूची पर विषय पर विधि निर्माण कर सकती है, ये एक पूरा एक अलग से प्रश्न पूछा गया है। इसके बाद आपातकालीन व्यवस्था बतानी है, प्रशासनिक व्यवस्था बतानी है और राजस्व व्यवस्था को बतानी है, जिससे ये पता लगता है कि हमारी संघात्मक व्यवस्था क्या है कि केंद्र की ओर झुकी हुई है। अब हम अपने अगले टॉपिक पर आते हैं कि केंद्र इससे जुड़े हुए मुद्दे क्या हैं, संघवाद से जुड़े हुए मुद्दे। इस पर प्रश्न क्या है, बनने की संभावना अब प्रबल होगी, क्योंकि ये सारे इश्यूज जो हैं बॉलिंग इश्यूज होंगे और करंट से जोड़ करके पूछे जाएंगे। तो इसमें पहला है आपका नए राज्यों का निर्माण, और दूसरा है आपका राज्यों के मध्य विवाद।
नए राज्यों का निर्माण। देखिए, अब लगातार क्या हो रहा है कि नए राज्यों की मांग बढ़ती चली जा रही है। जैसे अगर आप यूपी में देखें तो बुंदेलखंड, हरित प्रदेश, पूर्वांचल आदि की मांगे क्या है, बहुत तेजी से बढ़ती चली जा रही हैं। ऐसे ही महाराष्ट्र की बात करें तो वहां पर क्या है, विदर्भ और मराठवाड़ा क्या है, ये नए राज्यों की मांग कर रहे हैं। बिहार फिर से क्या है, एक बार मिथिलांचल और भोजपुर नए राज्यों की मांग कर रहा है। असम, बोडोलैंड की मांग कर रहा है। पश्चिमी बंगाल, गोरखालैंड और ऐसे कई राज्य हैं जिनमें क्या है, लगातार नए राज्यों की मांग बढ़ती चली जा रही है। और अब प्रश्न ये उठता है कि क्या नए राज्य बनाए जा सकते हैं? तो यहां पर अगर हम संवैधानिक प्रावधान देखें तो निश्चित रूप से क्या है, नए राज्यों का निर्माण किया जा सकता है। जैसे आप अनुच्छेद 3 देखिए। अनुच्छेद 3 क्या कहता है कि नए राज्यों का निर्माण राज्यों क्षेत्र में वृद्धि, क्षेत्र में कमी, सीमा परिवर्तन, नाम में परिवर्तन। यानी अनुच्छेद 3 5 प्रकार के प्रावधान करता है। नए राज्यों के निर्माण की बात करता है, किसी राज्य के क्षेत्रफल की वृद्धि की बात करता है, किसी भी राज्य के क्षेत्रफल की कमी की बात करता है, उसकी सीमा में परिवर्तन की बात करता है और उसके नाम में परिवर्तन की बात करता है। लेकिन इसकी 2 शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि ये जो विधेयक लाया जाएगा, ये राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से लाया जाएगा। यानी राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति क्या है, आवश्यक है। और दूसरा, राज्य विधानमंडल एक निश्चित अवधि में अपना विचार प्रकट करें। यानी 2014 में देखिए, तेलंगाना का जब निर्माण हो रहा था तो वहां संसद में इसको लेकर के क्या है, मिर्ची स्प्रे चला था और वहां के भी विधानसभा में बहुत बड़ा हंगामा हुआ था। लेकिन संसद ने क्या किया कि इस बिल को पारित कर दिया। यानी कहने का मतलब यह है कि राज्य विधानमंडल का जो मत है वो संसद पर बाध्यकारी नहीं है। इसका मतलब क्या है कि संसद राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेकर के किसी भी नए राज्य का निर्माण कर सकती है। अगला है राज्यों के मध्य विवाद। अब आप देख रहे हैं कि समय समय पर क्या है, केंद्र और राज्य के मध्य विवाद बढ़ते चले जा रहे हैं। अभी हमने देखा कि ईडी को लेकर के, सीबीआई को लेकर के क्या है कि ये विवाद और ज्यादा गहराता चला जा रहा है। मुख्यतः हम देखें तो राज्य विवाद है, ये मुख्यतः 2
चीजों को लेकर के है। पहला है एक क्षेत्र का विवाद और दूसरा है जल का विवाद। अब क्षेत्र के विवाद की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा अगर दिक्कत वाली बात है तो वो है महाराष्ट्र कर्नाटक के मध्य एक जगह है बेलगांव। ये वही बेलगांव है जहां पर क्या है गांधी जी ने एक बार कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। इसी क्षेत्र को लेकर के क्या है बहुत बड़ा डिस्प्यूट है और इतना बड़ा डिस्प्यूट है कि कन्नड़ भाषी और मराठी हमेशा एक दूसरे के सामने आ जाते हैं और कभी हाईवे जाम होता है और पुलिस फोर्स को बुलानी पड़ती है। दूसरा है पंजाब व हरियाणा, चंडीगढ़। अभी आपने पंजाब के मुख्यमंत्री का उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि चंडीगढ़ को पूर्ण रूप से पंजाब को दे देना चाहिए। असम, नागालैंड व मणिपुर की सीमा का विवाद अभी भी चल रहा है। अब ये जो विवाद है, क्षेत्र का विवाद जो है, इस विवाद का समाधान क्या है? इसके लिए एक संवैधानिक प्रावधान है, अनुच्छेद 263, जो क्या करती है, अंतः राज्यीय परिषद के गठन की बात करती है। अब यहां पर कुछ चीजें पीटी के लिए समझ लीजिए। अंतरराज्यीय परिषद क्या है? अनुच्छेद 263 है। जब अनुच्छेद में है तो इसका मतलब क्या है? संवैधानिक निकाय है और इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? प्रधानमंत्री क्या होंगे? इसके अध्यक्ष होंगे। ये विचार विमर्श के माध्यम से क्या करती है कि दोनों के राज्यों के मध्य जो उत्पन्न विवाद है उस विवाद को निपटारा करने का प्रावधान करती है। लेकिन ये सफल नहीं हो पाता है क्योंकि पीएम भी क्या है, एक पॉलिटिकल आदमी है और जो राज्य सरकारें हैं वो क्या है, अपने हित में इसकी बात करती हैं। तो इसलिए ये मामला लगातार क्या है, ठंडे बस्ते पे चलता दिखाई देता है। अगला है जल विवाद। आईएएस 2013 में एक प्रश्न पूछा गया था कि राज्यों के बीच जिन नदियों के बीच जल विवाद है उनकी एक सूची बनाइए। यानी आईएएस ने एक सूची बनाने को कहा था। कुछ सूची में बना रहा हूं, देख लीजिए। रावी, व्यास, ये पंजाब और हरियाणा के बीच, पंजाब और हरियाणा के बीच विवाद है। यमुना, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के मध्य विवाद है। कावेरी जल विवाद सबसे ज्यादा बॉलिंग इशू में रहता है। कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, पुदुचेरी। पीटी में एक प्रश्न पूछ लिया था कि कावेरी जल विवाद किन राज्यों के मध्य विवाद है, तो वो इन 4 राज्यों के मध्य विवाद है। नर्मदा, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। ऐसे बहुत सारी नदियां हैं जिनके मध्य क्या है, विवाद है। अगर मैं संक्षेप में कहूं कि दक्षिण भारत की ऐसी कोई भी नदी नहीं है जिसको लेकर के विवाद ना हो। दक्षिण भारत की अधिकतर नदियों पर क्या है, जल विवाद है। तो इसका संवैधानिक प्रावधान क्या है?
संवैधानिक प्रावधान 262, अनुच्छेद 262 की संरचना की बात करता है कि एक अधिकरण बनाया जाएगा और उस अधिकरण के माध्यम से इन विवादों का निपटारा किया जाएगा, लेकिन ये असफल रहे। उसका कारण ये था कि ये कार्यपालिका का अंग है, अधिकरण कार्यपालिका का अंग है, जिसके निर्णय के विरोध में सरकारें कहां चली गई? सुप्रीम कोर्ट चली गई। और सुप्रीम कोर्ट जाने पर उन्होंने पहले सिंगल बेंच, फिर डबल बेंच, फिर रिव्यू, ऐसे करते करते इतना हो गया कि इन अधिकरणों का कोई मतलब नहीं रहा और विवाद क्या है, लगातार बढ़ते रहे। तो 2017 में संशोधन लाया गया और संशोधन में कहा गया कि पहले विचार विमर्श से क्या किया जाएगा? विवाद का निपटारा किया जाएगा। और दूसरा क्या है कि अगर इन विचार विमर्श के बाद विचार का निपटारा अगर नहीं हो पाता है तो एक अधिकरण की संरचना की जाएगी 1 वर्ष के अंदर। 1 वर्ष के भीतर क्या है, एक अधिकरण की संरचना की जाएगी और इस अधिकरण में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, एक सदस्य तथा दो विशेष अनुभव वाले व्यक्ति। व्यक्तियों से मिलकर के ये अधिकरण की संरचना की जाएगी और ये अपनी रिपोर्ट 3 वर्ष के भीतर देगा, जिसे क्या कर सकते हैं, 2 वर्ष तक बढ़ा सकते हैं। यानी कहने का मतलब है अगर 3 वर्ष में डिस्प्यूट को निपटारा नहीं हुआ तो उसको हम क्या कर सकते हैं, 2 वर्ष तक बढ़ा सकते हैं। यानी मैक्सिमम 5 वर्ष के अंदर उस मामले पर निर्णय आ जाएगा और ये जो निर्णय आएगा, ये निर्णय माना जाएगा सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है। तो इससे जो मामला धीरे धीरे लटक रहा था, वो मामला क्या है, ये लटकना बंद हो जाएगा। और इससे फायदा ये होगा कि जो लगातार क्या होते हैं, विरोध होते रहते हैं, विरोध प्रदर्शन होते हैं। अभी आपने देखा होगा कि कर्नाटक के इलेक्शन के बाद कांग्रेस की सरकार बनी। इससे पहले वहां पे कांग्रेस की सरकार लगातार कावेरी जल विवाद का मुद्दा उठा रही थी और जैसी ही वो सरकार में आई, उसके 1 महीने बाद बीजेपी ने क्या किया, कर्नाटक बंद बुलाया। मामला क्या था, यही कावेरी जल विवाद। भाई आप सत्ता में थे तो आपने जो है क्या किया, उस मुद्दे को नहीं उठाया, विपक्ष ने उठाया। और आज जब क्या है कि विपक्ष सत्ता पक्ष पे आ गया है तो वो काम नहीं कर रहा है। अब विपक्ष क्या कर रही है, उस मुद्दे को उठा रही है और पूरा बेंगलुरु क्या है, जाम हो गया। मतलब पूरा कर्नाटक एक तरीके से रुक सा गया। और क्या मामला था, यही कावेरी जल विवाद। इसके बाद है केंद्र राज्य संबंध। अब केंद्र राज्य संबंध को हम क्या करेंगे, कल देखेंगे। आज की क्लास काफी लंबी हो जा रही है। तो इस केंद्र राज्य संबंध में हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखेंगे। इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में हम देखेंगे भारत शासन अधिनियम
1935। हम देखेंगे कैबिनेट मिशन। हम देखेंगे संविधान सभा। इसके बाद हम देखेंगे प्रशासनिक संवैधानिक व्यवस्था। जिसमें संविधान का भाग 11, 12, 13 व 14 को देखेंगे। वित्तीय व्यवस्था, इसमें जीएसटी के प्रावधान देखेंगे। और विभिन्न सम्मेलन, समितियां, को देखेंगे। जैसे इसमें राज्यपाल की भूमिका, आदि पर हम चर्चा करेंगे। अगर हम ये देख लेते तो केंद्र राज्य संबंध से जो भी प्रश्न बनेंगे वो सारे प्रश्न क्या हो जाएंगे, पूरे हो जाएंगे। धन्यवाद।